नमस्कार मित्रों, मैं के.एन. सिंह टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर। आज के इस ई लर्निंग प्रक्रिया में बाबा नागार्जुन द्वारा लिखा गया पाठ हिमालय की बेटियां कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें कवि नागार्जुन जो जन चेतना के कवि रहे हैं और आम लोगों की पीड़ा, दुख, दर्द, अनुभूतियों का यथार्थ वर्णन नागार्जुन की रचनाओं में, नागार्जुन की अभिव्यक्तियों में देखने को मिलती है। बाबा नागार्जुन, हिंदी में मूल नाम इनका बैद्यनाथ मिश्र, हिंदी में नागार्जुन और मैथिल भाषा में यात्री के रूप में इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। मूल रूप से इनकी रचनाओं में आम जन की पीड़ा, दुख, दर्द, अभिव्यक्तियां प्रकट होती हैं। तीखा व्यंग राजनीतिक विडंबनाओं पर, धार्मिक विडंबनाओं पर, सामाजिक विडंबनाओं पर इनकी कलम बहुत ही तीखा चलती है। इसीलिए इन्हें आधुनिक युग का फक्कड़ कबीर के नाम से भी जाना जाता है। मूल प्रवृत्ति लेखक की हमेशा प्रवास पर रहने की, घूमने फिरने की फितरत थी। एक बहुत ही सादगी का जीवन, निराला जीवन जीने वाले बाबा नागार्जुन सदैव यात्रा और सहवास पर रहते हैं, प्रवास पर रहते हैं। और यह जो पाठ है, हम लोग जिसका अध्ययन आज करने जा रहे हैं, हिमालय की बेटियां, इस पाठ में लेखक ने अपने हिमालय परिक्षेत्र के परिभ्रमण का ही चित्रण किया है। लेखक ने बताया है हिमालय परिक्षेत्र के परिभ्रमण के बाद हम सबको पता है कि हिमालय भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और हमारे देश के उत्तरी हिस्से में बहने वाली बहुतायत नदियों का उद्गम इसी परिक्षेत्र में होता है। झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब, गंडक जैसी तमाम हमारे देश की समृद्ध नदियाँ जिनका माया जाल उत्तर भारत में बिछा हुआ है, इनका उद्गम इसी हिमालय परिक्षेत्र में होता है। लेखक ने नदियों के उद्गम से लेकर के मैदानी क्षेत्र में इनके प्रवाह, इनके विस्तार, इनके स्वरूप का चित्रण के साथ साथ नदियाँ जाकर के जब समुद्र में विलुप्त होती है, इस पूरी जीवन यात्रा का एक मानवीय रूपरेखा लेखक ने खींचने का प्रयास किया। लेखक ने बताया है कि ये नदियों का उद्भव हिमालय से होता है, हिमालय की गोद से निकलती है। इस रूप में हिमालय को लेखक ने एक मानवीय संबंधों में हिमालय को पिता के रूप में देखा है। और जहाँ जो नदियों का जनक है, जो नदियों का पिता है, जिसकी गोद में नदियाँ खेलती है, उछलती है, कूदती हैं, और वहाँ नदियों का स्वरूप एक बेटी की तरह से दिखाई देता है, जिसमें चंचलता है, नंग धड़ंग, उछलना कूदना, उन पहाड़ियों के बीच में पतले पतले झरने, जल स्रोत। यह जो स्वरूप है, एक बालकों की चंचलता, एक छोटे बच्चे की चंचलता का स्वरूप उसमें दिखाई देता है। इसीलिए कवि ने, लेखक ने इन नदियों को हिमालय की बेटी के रूप में चित्रित किया है। लेकिन जो ही ये नदियाँ मैदानी परिक्षेत्रों में आ जाती हैं तो इनका स्वरूप बड़ा हो जाता है, इनका स्वरूप विस्तृत दिखने लगता है। ये इनका जल का प्रवाह गंभीर, शांत, एक संभ्रांत महिला के स्वरूप में चित्रित किया है जब मैदानी क्षेत्रों में नदियाँ उतरती हैं तब। और जब नदियाँ आखिर में जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वहाँ लेखक ने एक नया रिश्ता कायम किया है। समुद्र को नदियों का ससुराल माना है। इस तरह से एक पूरे पाठ में एक मानवीय रिश्ता कायम किया गया है। हिमालय को नदियों का पिता और समुद्र को नदियों का ससुराल माना गया है।
अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति वो प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाकर नहाया करता था। परंतु इस बार मैंने हिमालय के कंधे पर जब चढ़ा तो कुछ अलग ही स्वरूप था। मैं हैरान था। यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज, उतरकर मैदान में इनका स्वरूप किस तरह से बड़ा हो जाता है। लेखक का ध्यान इन सभी पर अटक जा रहा, देख रहा है कि नदियां किस तरह से भगी हुई चली जा रही है। ये कहाँ भागी चली जा रही है? कौन लक्ष्य है? कौन इनको बेचैन किए हुए? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन है जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ, जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे, घाटियाँ, इन सबको छोड़ करके देवदार, चीड़, सड़ो, चिनार, सफेदा, कैल जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। हम बात करते हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये दो ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम, कपिसा, गंगा, यमुना, सरजू, गंडक, कोसी, हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंध और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल के एक एक बूंद न जाने कब इकट्ठा होकर दो महानदों के रूप में समुद्र में वितरित हो गया। तो जिन्होंने मैदान में नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो इस तरह से लेखक ने बताया है। इस पाठ में दो तीन बातें और आई है जिसमें लेखक ने नदियों के बारे में काका कालेलकर की इस बातों को बताया है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता के रूप में चित्रित किया है। लोक माता के रूप में चित्रित करने का एक वजह है कि ये नदियाँ हमेशा हमारे लिए जीवनदायिनी रही। पूरे जनता, पूरी प्रजा, पूरा जनमानस नदियों के स्नेह में से ओतप्रोत होता है। हम विभिन्न अवसरों पर अपने उत्सवों का आयोजन, हम अपने दैनिक जीवन में, अपने दैनिक दिनचर्या में तमाम तरह के उपयोग इस नदी की जल के लिए करते हैं। नदी बिल्कुल माँ की तरह से है। इसीलिए जिस तरह से माँ अपने परवरिश में संतान को सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है, यह नदी अपने किनारे बसी हुई लोगों के सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है। इसीलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता के रूप में चित्रित किया है। लेखक ने एक प्रसंग इसमें कालिदास के मेघदूत के बारे में किया है। कालिदास का मेघदूत एक रचना है जिसमें यक्ष को अपने प्रेयसी से मिलने के लिए मेघों के माध्यम से अपना संदेश प्रकट करता है और बेतवा नदी का चित्रण किया है जिसको लेखक ने
प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखक ने अपने इस पाठ में नदियों के विभिन्न स्वरूप, बेटी के स्वरूप में, बहन के स्वरूप में और प्रेयसी के स्वरूप में, प्रेमिका के स्वरूप में चित्रित किया है। एक नया रिश्ता कायम किया है। वैसे नदियों को माता मानने की हमारी तो परंपरागत व्यवस्था रही है, देवी मान करके सदैव से हम पूजा करते हैं। तो इन नदियों के विभिन्न स्वरूप का दर्शन लेखक ने अपने इस वृत्तांत में हम लोगों से कराया है और नदियों के इस स्वरूप का अध्ययन हम लोग कर पाए। आखिर में लेखक वहाँ सतलज नदी के किनारे बैठता है, जहाँ वो अपने पैर पानी में डुबाता है। लेखक कवि भी है, उसकी कुछ पंक्तियाँ सतलज को बहन मान करके उन्होंने जो चित्रित किया है, आइए उसका पाठ हम लोग करते हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन मिटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृत नटी के चित्र पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो ये लेखक की अभिव्यक्तियां हैं। आप पाठ को पढ़ेंगे तो इसे और अच्छे से समझ पाएंगे, सारी घटनाओं के बारे में आप समझ पाएंगे। बस इस पाठ में एक ही चीज़ रखना है, लेखक की मानवीय संवेदनाएं इस पाठ में उभर करके सामने आई। आइए अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है। लेखक नागार्जुन ने उन्हें किन रूपों में देखा? पाठ के प्रारंभ में ही ये आया था कि सामान्य रूप से नदियों को हम माँ के रूप में, देवी के रूप में पूजते आए हैं। नदियों के प्रति हमारी आस्था प्रकट होती रही। काका कालेलकर ने भी इसे लोक माता के रूप में चित्रित किया, लेकिन नागार्जुन एक अलग रूप में, बेटियों के रूप में, जैसा कि देखा कि हिमालय की गोद से निकलती हुई नंद धड़ंग। लेखक ने वहाँ सतलज को एक बहन के रूप में भी चित्रित किया है। तो एक बहन के रूप में नदियाँ, बेतवा नदी को उन्होंने एक प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। तो माँ के अलावा लेखक ने जिन जिन रूपों में नदियों को देखा है, वह बेटी का स्वरूप है, वह बहन का स्वरूप है, वह प्रेयसी का स्वरूप है, वह प्रेमिका का स्वरूप है, किसी की पत्नी का स्वरूप है, संभ्रांत महिला का स्वरूप। तो ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई? इस पाठ में जैसा कि चित्रण किया गया है कि ये जो नदियों का जो जल है, ये जल साधारण जल नहीं। जैसे बेटियों को विदा करते समय बाप व्यथित और द्रवित हो जाता है, उसके आंसू से भर जाते हैं, उसी तरह से इन अपने बेटियों को विदा करने वाले हिमालय के आँखों के ये आंसू, ये जल की बूंदें जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र में जो प्रवाहित हो रही हो, यह बेटियों के बिछोह से, बेटियों की अलगाव से, बेटियों की जुदाई से पैदा हुई अनुभूतियों के दर्द आँखों से छलका है। और वही जल की बूंदें सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों और इसकी सहायक झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब, गंगा, यमुना, इन तमाम नदियों में जो जल की धारा प्रवाहित हो रही है, वो व्यथित, द्रवित बाप हिमालय के जल की बूंदें जो है, वो उनके व्यथित हृदय का पिघला हुआ आंखों का आंसू। तीसरा प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा? प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया कि काका कालेलकर एक महान विद्वान हुए। उन्होंने नदियों के बारे में अपनी आस्था प्रकट की है। हमारे यहाँ नदियों को बड़ी ही श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।
नदियाँ हमारे लिए जीवनदायिनी है। नदियों का जल का तमाम तरह से इस्तेमाल हम अपने जीवन की संरक्षा के लिए करते हैं। जिस प्रकार माँ अपने शिशु के लिए सारी व्यवस्थाएं करती है, उसी तरह से नदियों का यह जल स्रोत हमारे लिए जीवनदायिनी है और माँ की तरह से हमारा परवरिश करता है। इसीलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता के रूप में चित्रित किया। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन प्रसंगों की चर्चा की है? तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों का, पर्वतों का, बर्फीली पहाड़ियों का, हरी भरी चोटियों का, गहरी गुफाओं का, उछलती कूदते झरने, जल स्रोत, उपवन, वन, बाग, बगीचे और इसके साथ एक महत्वपूर्ण चीज इस पाठ में लेखक ने इस यात्रा के दौरान एक मानवीय रिश्तों की चर्चा भी की। आखिर में जो कविता हम लोग पढ़े थे, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, उसके भाव को देखते हैं। लेखक द्वारा लिखी गई कविता में सतलज बहन का गुणगान किया गया है। उनकी जयकार करते हुए लेखक बताते हैं कि तुमसे मेरा हृदय प्रसन्न हुआ और सारी खुमारी, सारी थकान इस जलधर प्रवाह में पैर डुबाने से मिट गई। मैं तुम पर बलिहारी हूँ, तुम्हारा उपकार है मेरे ऊपर। तुम हिमालय की पुत्री हो, हिमालय तुम्हारा पिता है, परंतु तुमसे जुदा होने के गम में वो चुपचाप बैठा है, चिंतित दिखाई दे रहा है। वह महान हिमालय प्रकृति के प्रांगण में अपनी अद्भुत छटा बिखेर रहा है। हे सतलज, इसीलिए हे बहन सतलज तुम्हारी जय हो। इस प्रकार बच्चों यह पाठ पूरा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पाठ को पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को लिखेंगे।